फ्रिक्शन एक नया चैप्टर नहीं बोलेंगे, लॉ ऑफ मोशन का ही एक एक्सटेंशन है जहां पे फ्रिक्शन फोर्स को थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब मैं ऑलरेडी आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस में पढ़ा दिया था। फिर भी जस्ट फॉर क्या बोलते हैं उसको, रिवीजन के पर्पस के लिए आप लिख लीजिए, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स, friction is an opposing force that comes into play. Friction is an opposing force that comes into play when a body moves or tend to move, a body moves or tend to move over the surface of another body. A body moves or tend to move over the surface of another body. एक बॉडी के ऊपर जब दूसरी बॉडी या तो चल रही होती है या चलने की उसमें टेंडेंसी होती है, दोनों में से कुछ भी होगा, तो उस केस में मैं उसे क्या कहूंगा, मैं उसे फ्रिक्शन फोर्स कहूंगा। फुल स्टॉप। दिस फोर्स एक्ट ऑलवेज tangentially along the bodies in contact. These forces act along tangentially. These forces act tangentially along the bodies in contact. और यही कारण है कि जब कभी भी आप किसी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन दिखाते हैं, तो ये अगर आपका बॉडी है तो हम लोग फोर्स आगे दिखाते हैं, तो मैं फ्रिक्शन फोर्स आपको ध्यान होगा हमेशा नीचे की ओर हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि ये कांटेक्ट में जब सरफेस के रहता है, उसी सरफेस के अलोंग ये क्या लगता है, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स मतलब जब सरफेस के कांटेक्ट में होगा, ये इसके अलोंग ही क्या करता है, काम करता है। डन। लिखिए, मॉडर्न व्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। मॉडर्न व्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या है, माने फ्रिक्शन क्यों होता है? तो लोगों का ऐसा मानना है कि फ्रिक्शन ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ओल्ड कॉन्सेप्ट हिसाब कैसा मानना था कि फ्रिक्शन क्यों होता है, तो बोलते हैं फ्रिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, मान लीजिए कह रहे हैं कि ये आपका सरफेस है, ये जो भी मैं बना रहा हूं, ये माइक्रोस्कोपिक आपका व्यू बना रहा हूं, ये ऊपर वाला सरफेस है, और उसी टाइम पर ये जो मैं बना रहा हूं, ये नीचे वाला सरफेस है, ये नीचे वाला सरफेस है। कह रहे हैं कि इस तरह से एक सरफेस, ये मान लीजिए आपका बुक है और ये बुक आपके टेबल पर रखा हुआ है, तो नीचे वाला टेबल और ये बुक और माइक्रोस्कोपिक व्यू जहां पे ये दोनों कांटेक्ट में, वहां पे देख रहे हैं। अब मान लीजिए इस किताब के ऊपर आपने फोर्स लगाया F, क्या होगा, ये जितना भी ये बुक है, बुक के फोर्स लगाएंगे तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो ये जो टेबल का वर्टिकल प्रोजेक्शंस बना हुआ है, इससे ये टकराएगा, टकराएगा तो वहां पे क्या होगा, घर्षण पैदा होगी, और घर्षण पैदा होगी, वही क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। ये ओल्ड व्यू था, पुराने लोग ऐसा सोचते थे, पुराना व्यू जो है वो सोचता जाता था कि ऐसे करके है, और जब ये आगे की ओर बढ़ेगा, जितना ये माउंटेन बना हुआ है सबसे वो टकराते हुए जाएगा, टकराएगा तो वही क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, और मॉडर्न व्यू इसके एग्जैक्टली अपोजिट है। मॉडर्न व्यू कहता नहीं, ऐसा होता नहीं। तो लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू, हेडिंग डालिए, क्या डालें, उसके नीचे लिखे अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, यानी अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, रफनेस ऑफ द सरफेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, रफनेस ऑफ द सरफेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। Full stop. In order to move one body over the other, in order to move one body over the other, these irregularities between the two surfaces, this irregularities between the two surfaces, ये दोनों सरफेस के बीच का जो इरेगुलरिटी मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो उबड़ खाबड़ जो बना हुआ है, जो पहाड़ पानी, irregularities between the surface have to be broken, by applying certain force, have to be broken by applying certain force। तो आप ये फोर्स लगा रहे हैं,
जिसकी वजह से बॉडी आगे मूव कर रही है, जिससे जो इरेगुलरिटी है ब्रेक करेगा, इरेगुलरिटी ब्रेक होगा और ये बॉडी में फ्रिक्शन डेवलप होगा, ड्यू टू विच फ्रिक्शन डेवलप्स बिटवीन दी बॉडीज, ड्यू टू विच द फ्रिक्शन डेवलप्स बिटवीन दी बॉडीज। उसके नीचे ना एक रफली एक इस तरह का एक डायग्राम आप बना लीजिए, एक इस तरह का डायग्राम, नॉट द अबव वन, ये तो पहले ही बोला था, ये एक बना लीजिए। ये आपका ओल्ड व्यू है, दिस इज योर ओल्ड व्यू, दिस इज योर ओल्ड व्यू बॉडीज, ये ओल्ड व्यू है, ओल्ड व्यू, ये ओल्ड व्यू है इसके हिसाब से। अब मॉडर्न व्यू या न्यू व्यू क्या है उसको हम लोग ओल्ड व्यू बना लिए, देखिए बनाए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, राइट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू द रफनेस ऑफ द सरफेस इज नॉट द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। मॉडर्न व्यू एग्जैक्टली इसके अपोजिट कहता है। मॉडर्न व्यू कहता है नहीं, रफनेस का इससे कोई लेना देना है ही नहीं, रफनेस ऑफ द सरफेस is not the cause of friction, but the friction arises due to strong atomic and molecular forces of attraction, strong atomic and molecular forces of attraction, strong atomic and molecular forces of attraction between the two surfaces at the point of actual contact. अब ये क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर अब ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता। क्या होता है यार, अभी भी टेबल तो आपका देखने में ऐसा ही है जैसा टेबल आप बनाए थे, टेबल अभी भी वैसा ही है, बट दिस टाइम ऑब्जेक्ट जो आप रख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट को आपने अब कैसा रखा है, ये ऐसा। इस बार बुक वो डिप्रेशन में नहीं है, इस बार बुक और टेबल के बीच में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है कि जहां पे इसका हम्प निकला है वहीं उसका हम्प है, जहां पे इसका डिप्रेशन है वहां उसका डिप्रेशन है, जहां वापस से टेबल का हम्प है वहां इसका हम्प है, और इन पॉइंट्स पर जहां जहां पर ये आपस में क्या हुए हैं, कांटेक्ट में आए हैं, चाहे वो यहां पर कांटेक्ट में आए हो या यहां पर कांटेक्ट में आए हो या यहां पर कांटेक्ट में आए हो, जिस जिस पॉइंट पर वो क्या आए हैं, कांटेक्ट में आए हैं, उन पॉइंट्स पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर डोमिनेंट, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर डोमिनेंट, जिसकी वजह से एडहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर। एडहेसिव फोर्स मतलब चपकने वाला फोर्स, वो स्ट्रांग हो गया, और चपकने वाला फोर्स स्ट्रांग हो गया तो इंटरमोलिकुलर जो एटॉमिक बॉन्डिंग है या मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा लगेगी, तो यहां पर इन पॉइंट्स पर कोल्ड वेल्डिंग हो जाएगा, इसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग। और कोल्ड वेल्डिंग होने की वजह से जब इसके ऊपर आप क्या लगाइएगा, फोर्स लगाइएगा, तो द मोमेंट आप इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, यहां के जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो टूटेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने फोर्स लगाया तो उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स लगेगा उसको ही क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। डन, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, फोटो बना लिए, जल्दी लिखें। When one surface is placed over the other surface, when one surface is placed over the other surface,
when one surface is placed over the other surface, at the point of contact, the adhesive forces, that is forces of attraction, are predominantly strong. Forces of attraction are predominantly strong, due to which cold welding takes place at these points. Full stop. Due to strong intermolecular forces of attraction, the force when applied on it breaks the bond. Which results into frictional force. डन। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसको कंक्लूड करें। राइट, कंक्लूजन फ्रॉम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। पहला कंक्लूजन तो ये है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज independent force of friction is independent of area in contact. उसको एरिया से कोई लेना देना नहीं। इट हैज नथिंग टू डू विद द एरिया से उसको कुछ लेना देना नहीं। बड़ा एरिया है कि छोटा एरिया, उससे कोई फर्क नहीं। जितना सरफेस कांटेक्ट में होगा उतना ही से उसको मतलब, इसको एरिया नहीं कि एरिया ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, एरिया कम है तो फ्रिक्शन कम होगा, ऐसा। Forces of friction are independent of the area in contact because with the increase in area of contact, the adhesive force between the surface also increases. And therefore friction remains same. डन। यानी एरिया बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी करस्पॉन्डिंगली बढ़ गया, तो डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट तो तब हो गया ना कि ज्यादा एरिया तो ज्यादा फ्रिक्शन, कम एरिया तो कम फ्रिक्शन। यहां तो सरफेस छोटा है तो भी उतना ही फ्रिक्शन, बड़ा हो गया तो करस्पॉन्डिंगली फ्रिक्शन भी बढ़ गया, दोनों की वैल्यू बराबर ही बढ़ी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पॉइंट नंबर 2, when the surface are extra smooth, when the surface are extra smooth, then distance between the molecules of surface in contact, then distance between the molecules in contact decreases. Increasing the adhesive force between them, increasing the adhesive force between the
adhesive force between them and hence friction also decrease. फ्रिक्शन ऑल्सो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर। कह रहे यहां पे स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ तो एडहेसिव फोर्स कमजोर हो गया, कमजोर बोलेगा ना, एडहेसिव फोर्स बिटवीन देम इंक्रीजेस, नहीं decreases होगा, decreasing the adhesive force between them and hence the friction decreases. तो स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगा और जो रफ सरफेस होता है उस पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। डन। यानी ये सिर्फ दो ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, किस किस के ऊपर, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली टू थिंग्स, वन इज फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन and friction is directly proportional to the mu, yani type of nature of surface. This is normal reaction and this is type of surface. Heading डालिए, types of friction, heading डालिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। बढ़े आगे, बढ़े, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए हमारे यहां दो ही प्रकार के फ्रिक्शन हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन और एक होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। लिखिए एक्सटर्नल फ्रिक्शन और एक लिखिएगा इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, जब दो सरफेसेस इन कांटेक्ट में रहे। लिखिए द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले, when two bodies are in contact, with respect to each other, either moves or tries to move, relative to each other, this friction is also called as contact friction. Why it is called as contact friction? इसका सीधा मतलब है why it is called as contact friction, because जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं, दो अलग अलग बॉडी कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आने के बाद उन दोनों के बीच में जो घर्षण होता है, that friction is only called as external friction and it is also called as contact friction. इसी को आप contact friction बोलते हैं। डायग्राम बना लिए, उसके नीचे लिखिए internal friction। नीचे लिखिए इंटरनल फ्रिक्शन। राइट, द फ्रिक्शन that exists between relative motion in the layers of fluid, दो लेयर ऑफ फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, ये इसको क्या कहते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन।
इसी इंटरनल फ्रिक्शन का एक और नाम है विस्कस फोर्स। नाम सुने विस्कस फोर्स का? ये विस्कस फोर्स है, लिख दीजिए। दिस फ्रिक्शन इज ओनली कॉल्ड एज viscous force or viscosity of liquid. This friction is only called as viscous force या viscosity of fluid. अब देखिए ध्यान से क्या होता है, ये वैसे मैंने दूर दूर बनाया है पर एक्चुअली इतने दूर दूर रहते नहीं है, सब पास पास ही रहते हैं, है ना? ये सब ऐसे पास पास ही रहते हैं, पर समझ में कैसे आएगा अगर विस्कस का VISCOUS विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अब जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। आपने क्या किया है, इस पर्टिकुलर लेयर पे आपने फोर्स आगे की ओर लगा दिया। अब ये जो नीचे वाला लेयर है ना, ये नहीं चाहता है कि आगे वाला लेयर आगे बढ़े, तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, वो एक फ्रिक्शन फोर्स है। पर ये इंटरनल फ्रिक्शन है बिकॉज ये एक लिक्विड के अंदर दो लेयर्स के बीच में हो रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज ओनली कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स बहुत प्रीडोमिनेंटली आप कहां देख पाते हैं, तो कोई एग्जांपल याद आ रहा है? जैम, ग्रीस, ऑयल, मोबिल, वाटर, अल्कोहल और टोमेटो सॉस। इन हर जगह पर आपने विस्कोसिटी देखा होगा। तेल लिखा ना, ऑयल लिखे, ऑयल। अब ये विस्कोसिटी क्या है, आप देखिए जो सबसे ज्यादा विस्कस चीज है वो है ग्रीस। आप ग्रीस का डब्बा उल्टा भी कर दीजिएगा तो उसमें से ग्रीस नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिर रहा? कोई तो रोक के रखा है। नहीं गिरेगा, ग्रीस गिरेगा ही नहीं, वो पूरा जमा हुआ रहता है। जमा हुआ दही नहीं गिरता है। बहुत अच्छा क्वालिटी का अगर दही है तो उसको उल्टा भी कर दिया ढक्कन तो वो गिरेगा नहीं। कौन पकड़ के रखा हुआ है उसको? विस्कस फोर्स। लेयर ऑफ लिक्विड और फ्लूइड इज नॉट अलाउइंग द अदर लेयर टू मूव। वेयर जैसे ही आप ग्रीस से जैम पर आएंगे, जैम में थोड़ी विस्कोसिटी कम होती है, जिसके वजह जैम को अगर थोड़ा झुकाइएगा वो थोड़ा फ्लो करेगा। सॉस, उसमें विस्कोसिटी फर्दर थोड़ी कम होती है, तो सॉस को जब आप टेढ़ा कीजिएगा तो वो देखिएगा बहने लगेगा, धीरे बहेगा पर बहेगा जरूर। मस्टर्ड ऑयल और तेज, मोबिल उससे थोड़ा तेज, वाटर और तेज, और अल्कोहल तो बहता ही रहता है। आदमी को बहा दे रहा है तो ये तो खैर उसके अपने बहने की बात है। वो गाना नहीं सुने आप, शराबी फिल्म का, कहता है नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। नहीं कहा है? नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। शराब में नशा नहीं है, अगर नशा शराब में रहता तो बोतल भी नाचता, उसी में उसको रखा गया है। तो शराब में नशा नहीं है। आदमी पीता है तो आदमी नशा कर लेता है। शराब में नशा रहता तो बोतल भी नाचता रहता, वह गाली देता, इधर उधर करता नहीं। हाँ ये देखिए विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिख दिए, ये फोटो बना दिए सब। गाना सुने कि नहीं वाला? हाँ, ये कहता है कि मैं शराबी हूँ। नहीं सुने हैं? अरे अमिताभ बच्चन का इतना फेमस गाना है। हो गया, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। पॉइंट नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, पॉइंट नंबर 2 लिमिटिंग फ्रिक्शन, पॉइंट नंबर 3 काइनेटिक फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन, राइट? टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन, कौन कौन सा टाइप है इसका? टाइप्स ऑफ external friction. What are the different types of external friction? क्या क्या टाइप्स हैं? पॉइंट नंबर 1 है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन
पॉइंट नंबर 2 है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और पॉइंट नंबर 3 है काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन। ऑलरेडी इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है। हेडिंग डालिए स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? जब बॉडी किस पर रहे? रेस्ट पर है, राइट। स्टैटिक फ्रिक्शन लिखिए, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन that exactly counterbalances. It is the force of friction that exactly counterbalances. That exactly counterbalances the applied force during the stationary state of a body. During the stationary state of a body. अब ये बॉडी किसी एक सरफेस पर रेस्ट पर रखा हुआ है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, बट द फोर्स अप्लाइड एफ, एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स अगर उसका जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो किसके बराबर होता है? म्यू एन के बराबर होता है। अगर ये जो अप्लाइड फोर्स है ये F लेस देन होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, उस टाइम पर जो बॉडी पर फ्रिक्शन काम कर रहा होता है, जिसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, वो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ये हम पढ़ाए थे, याद है? ये पढ़ाए थे, ये कॉन्सेप्ट आपको हमने पढ़ाया था, नहीं याद है? लिख लिए? फोटो तो बना लिए, जल्दी बनाइए, उसके नीचे लिखिए। The value of static friction या the magnitude of static friction is variable in nature. The value of static friction is वेरिएबल इन नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है? वेरिएबल इन नेचर होता है। पॉइंट नंबर 1, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल इन नेचर। पॉइंट नंबर 2, द वैल्यू ऑफ या द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, static friction is equal to applied force, is equal to applied force. Point number 3, the static friction comes into existence, only when there is an applied force। अगर उस पर अप्लाइड फोर्स लगा हुआ है तब तो फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आएगा, अगर फोर्स नहीं है तो उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है? The maximum value of static friction is limiting friction. The maximum value
of static friction is limiting friction. The maximum value of static friction is limiting friction. ये सब बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है. ऑल 4 बातें क्या क्या है. स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता, चेंज कर सकता है. मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है. स्टैटिक फ्रिक्शन तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए, फोर्स नहीं, फ्रिक्शन नहीं. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या होता है, बराबर होता है. ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए. डन. बढ़े आगे, बढ़ा जाए. चलिए लिखिए. सेकेंड, limiting friction. It is the maximum value of the static friction. Second है limiting friction. Limiting friction. The maximum value of static friction. The maximum value of static friction at which the object just is just at the verge of motion. Object is just at the verge of motion. माने अगर एक जरा सा भी फोर्स बढ़ा दिया जाए तो अब ये किसमें क्या करने लग जाएगा, चलने लग जाएगा. ऑब्जेक्ट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसी को क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है FL, ये किसके बराबर होता है, म्यू S इंटू N के बराबर. और इसको आपको डब्बे में क्या कर लेना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए. अब ये डब्बा है, इस डब्बे के नीचे एक सरफेस बना हुआ है. ये सरफेस बना हुआ है और इस सरफेस के ऊपर जब आप इसके ऊपर क्या लगाए, फोर्स लगाए, और उस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर थी, म्यू एस इंटू एन के बराबर. उस टाइम जो इस पर फोर्स लगेगा उसी को FL बोलेंगे. क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन. इस टाइम पर भी बॉडी मोशन में, इस टाइम पे भी बॉडी मोशन में. अब इससे जरा सी मात्रा में भी फोर्स बढ़ा दीजिएगा, अब क्या करने लगेगा, चलने लग जाएगा. अभी तक बॉडी चल नहीं रहा. डन. नेक्स्ट एंड द लास्ट, ये बना लिए फोटो सब, हेडिंग डालिए, काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन. काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन है. काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन. काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन. अब ये काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन क्या है, जब बॉडी मोशन में हो, जब बॉडी किस में आ जाए, मोशन में. अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपका बॉडी है जिस बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाए थे. ये आपका वो लाइन है, सरफेस है जिस पर क्या रखा हुआ है, बॉडी रखा हुआ है. अब आपने उसके ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगाया, आपने F फोर्स लगाया. अब जब F फोर्स लगाए हैं और F की वैल्यू इज ग्रेटर देन म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल या म्यू S इनटू नॉर्मल, अब जो पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा ये क्या कहलाएगा, F काइनेटिक फ्रिक्शन. व्हेन, अच्छा पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले डेफिनेशन लिखिए. The force of friction that comes into play,
the force of friction, पहले definition लिखिए, the force of friction that comes into play when a body actually moves over the surface of another body. The force of friction that comes into play when a body actually moves over the surface of another body is known as kinetic or dynamic friction. Is known as dynamic or kinetic friction. When the applied force is greater than the limiting friction, greater than the limiting friction, the body starts moving. The body starts moving. Body चलने लग गया. Body start moving. The friction that comes into existence इस time पे is called as kinetic friction. The friction that comes into existence, the friction that comes into existence at this time is called kinetic friction. उसी को आप लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन. और काइनेटिक फ्रिक्शन की एक खास बात होती है, इसका वैल्यू फिक्स होता है. काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स है क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू है, अब उसको तो चेंज नहीं कर सकते. तो काइनेटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज फिक्स. वो भी आप लिख दीजिए, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ kinetic friction is fixed. ये क्या है? Fixed. This is what? Fixed. The value of kinetic friction क्या है? Fixed. Kinetic friction की वैल्यू अगर फिक्स है तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है, experimentally it is found that the value of kinetic friction is slightly less than that of static friction. और कैसे पता चला? ग्राफ से पता चलेगा. ग्राफ देख लीजिए. इसका जो ग्राफ होता है वैसा होता है. इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है. दिस इज अ ग्राफ बिटवीन force of friction and applied force. Graph between force of friction and applied force. ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा. देखिए ध्यान से, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ रहा है. अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ा. 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 एक टाइम ऐसा आया जिस टाइम पे आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई. ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, इसी को क्या कहते हैं? एफएल बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसके पहले अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू विच फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन. बोले ना, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है. इससे पहले का जो भी फ्रिक्शन है, ये सब कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है. और एक बार अप्लाइड फोर्स एक सर्टेन वैल्यू से बढ़ जाए, उसके बाद चाहे आप कितना भी फोर्स बढ़ाते रहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया? ये जो फ्रिक्शन है वो क्या हो गया? फिक्स हो गया. और जिस पॉइंट पर वो आके फिक्स हुआ है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एफ
काइनेटिक। क्या बोलेंगे उसको? F काइनेटिक। तो ये जो बना है यहाँ पे ये क्या है? F काइनेटिक है, ये F लिमिटिंग है और ये F स्टैटिक है। यानी यहां से यहां तक का जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक, यहां से इधर का पूरा फ्रिक्शन इज काइनेटिक। और आप देख सकते हैं कि जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है उससे थोड़ा सा इसका वैल्यू क्या है? कम आया है, दिखाई दे रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटली पता चला, हम लोग को ऐसे पता नहीं था, एक्सपेरिमेंटली ये बात पता चली है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है उससे काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा क्या होता है? कम। डन। ये ग्राफ आप बना लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछता है, कितना बार पूछा है कोई उसका हिसाब नहीं। डन। हेडिंग आ गई लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये बना लिए। ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हेडिंग आ गई लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये सिंपल, यहां से अब थ्योरेटिकल पार्ट है, वैसे तो आप पूरा थ्योरी ही पढ़ रहे हैं आज, तो इसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने करवाया था और एक आध सवाल करवा देंगे। पहले फिलहाल आप देखिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट। इसके अंदर सब हेडिंग पहला डालिए लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक है लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि जब बॉडी रुकी हुई रहती है उससे पहले के लिए अलग लॉ काम करता है, चलने लगती है उसके लिए अलग लॉ काम करता है, तो इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक है लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, the direction of force of limiting friction, the direction of force of limiting friction is opposite to the direction in which the body moves or tend to move, body moves or tend to move, body moves or tend to move. Point number 2. Point number 2. Second point. The limiting friction between two surfaces depends upon the limiting friction between two surfaces depends upon दो ही चीज, nature of surface and nature of surface and the normal reaction and the normal reaction. Point number 3, the limiting friction between two surfaces. Point number 3, the limiting friction between two surfaces is independent of the area in contact. The limiting friction between two surfaces is independent of the area of contact. Area of contact से उसको कोई लेना देना नहीं है. Next, the limiting friction always acts tangentially along the surface. The limiting friction always acts tangentially. The limiting friction always acts tangentially along the surfaces in contact, along the surfaces in contact. जो surfaces contact में रहते हैं, जो surfaces contact में रहते हैं, उन surface contact के बीच में, जो surfaces contact में है, उसके tangent में ही काम करता है. आपको हम बताए थे एक डायग्राम बना. Done. And the last point is the limiting friction maximum. Limiting friction मतलब maximum value of static friction. The limiting friction ब्रैकेट में लिखिए maximum value of static friction is directly proportional to normal reaction. Is directly proportional to normal reaction. F limiting is directly proportional to normal reaction. F limiting किसके बराबर is equal to mu static into normal के बराबर. और ये फॉर्मूला, ये क्या है? ये फॉर्मूला. Done.
where mu s is coefficient of static friction. ये mu s क्या है? where mu s is coefficient of static friction. Coefficient of static friction. Heading down. Heading down. Laws of kinetic friction. छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, वेरी स्मॉल स्मॉल. हेडिंग डालिए लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. राइट, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक, ये डालिए, लिख लिए. इसके नीचे हेडिंग डालिए लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. पार्ट यहाँ पे वही है कि ये भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये भी डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर. बस यहाँ और वहां में एक ही अंतर है कि वो वेरिएबल है और ये फिक्स होता है. देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग या रोलिंग बॉडी. चूंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब बॉडी मूव कर रही होती है, तो कह रहा है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो उसकी वेलोसिटी या स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग या रोलिंग बॉडी. स्लाइडिंग या फिर रोलिंग बॉडी. स्लाइडिंग और रोलिंग बॉडी क्या होता है ये समझते हैं ना? बताए थे कि नहीं बताए थे? देखिए अगर बताए थे तो वेरी गुड, नहीं बताए थे तो देख लीजिए. ये अगर आपका सरफेस है, इसके ऊपर आप कोई ऑब्जेक्ट को यहां रखे हैं, अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये स्लाइड करता हुआ एज इट इज नीचे आ जाएगा. ये स्लिप करके नीचे आ जाएगा. अगर ये स्लिप करके आ रहा है तो उस टाइम जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? वो स्लाइडिंग कर रहा है. और उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. उसको क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. वेयर एज सेम सिनेरियो है, सेम सिनेरियो है, और इसी सेम सिनेरियो में इस बार आप एक क्या कर रहे हैं, आप इस बार जो ऑब्जेक्ट लिए हैं वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है. कैसा ऑब्जेक्ट है? सर्कुलर ऑब्जेक्ट है. सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो रोल करेगा, घूमेगा, घूम घूम के आएगा ना, ऐसे करता हुआ घूमते घूमते आएगा. जब वो घूमते घूमते आएगा उस टाइम में यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा. उस टाइम में यहाँ पे फ्रिक्शन, कुछ तो फ्रिक्शन लगेगा ना इसके घूमने से. उस टाइम में यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा. उसको क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन. उसको क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन. तो रोलिंग या स्लाइडिंग करते वक्त दोनों ही केस में आप ध्यान से देखिए, ये जो बॉडी है ये आगे की तरफ क्या कर रही है? मूव कर रही है. ये आगे बॉडी आगे की तरफ क्या कर रही है? मूव कर रही है. पर वो कह रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इस वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं. काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग या रोलिंग ऑब्जेक्ट. डन. एक फोटो बना लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन कहां आता है काम में. बना ली? जल्दी जल्दी बनाइए. स्लाइडिंग क्या होता है? स्लाइडिंग माने कोई चीज फ्लिप कर रहा है. जैसे देखते होंगे ये जो छोटा बच्चा सब रहता है, वो जो एक वो इधर से सीढ़ी में चढ़ा, और हमारे वहां पे प्ले स्कूल में रखा हुआ बाहर, तो ये ऐसे सीढ़ी में चढ़ा और चढ़ के इधर से स्लिप कर गया, तो स्लाइड करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग बोलते हैं. उसका नाम भी रहता है स्लाइडर. वो स्लाइडर है, बच्चा लोग स्लाइड करता है उस पर. तो वहां स्लाइड कर रहा माने फ्रिक्शन लग रहा है, वो घिसट रहा है अपना, तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा. उसी में ना कपड़ा तपड़ा फट जाता है छोटा बच्चा सबका 10-12 बार 10 बार. उसको तो आइडिया नहीं है कितना बार करना है. वो जब चढ़ने लग गया, वो जब मूड में आ गया तो 100 बार भी हो सकता है. वो इधर से चल रहा है, इधर से सीधे इधर चल रहा है, इधर से पैंट पीछे से फाड़ लिया, अब जाके मम्मी का मम्मी पैंट फट गया. कैसे फट गया? फ्रिक्शन कौन सा काम किया? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का. डन. सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस. द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन between two surfaces are independent of area of contact. The value of kinetic friction in contact, क्या बोला पहले, क्या बोला?
between two surfaces is independent of the area of surfaces in contact. एरिया ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट के ऊपर उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मैंने पहले भी ये बात आपको बताया है, एरिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ अ बॉडी। ये भी पहले बता दिया। द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस the relative motion of a body, always opposes the relative motion of a body. And last point, the kinetic friction is directly proportional to the normal reaction. Kinetic friction is directly proportional to the normal reaction, that is Fk is directly proportional to n. Fk is equal to mu k into n, where mu k क्या है? mu k is coefficient of kinetic friction. आप बोलिएगा सर ये सब तो सेम ही रहेगा ना, अलग अलग क्यों रहेगा? mu k is coefficient of kinetic friction. बोलिएगा सर ये तो सेम ही रहना चाहिए। नहीं, एक्सपेरिमेंटली यही तो पता चला है कि म्यू एस जो है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है किससे? म्यू के, और इसी की वजह से ना जो फ्रिक्शन है उसमें क्या आया? डिफरेंस आया है। तो ग्राफ बनाए थे ना अभी थोड़ा देर पहले, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा था और काइनेटिक फ्रिक्शन कम था। तो वो कम किसकी वजह से? ना कि नॉर्मल की वजह से। किसकी वजह से कम है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा होती। मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन 0.63 है तो काइनेटिक फ्रिक्शन 0.6 हो, 0.03 वो एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, इसलिए कई सवाल में आपको देखिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के अलग दिया रहेगा और म्यू एस अलग दिया रहेगा। अगर म्यू एक ही दिया हुआ है तो आपको क्या मानना है कि दोनों का वैल्यू वो लोग क्या ले लिया है? सेम ले लिया। लेकिन अगर अलग अलग दिया है तो आपको याद रखना है कि म्यू एस बड़ा होता है और म्यू के छोटा। डन। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, angle of friction। हेडिंग डालिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये सब एक एक नंबर दो दो नंबर का सवाल है। टीचर कई बार ऐसे पूछ लेता है व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब है तो बहुत छोटी सी चीज लेकिन नहीं पता है तो ये भारी हो गया। आप पढ़ लेंगे, एक बार कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो रिवीजन के करते वक्त ध्यान जाएगा ही, ध्यान जाएगा तो आप इसको लिख लेंगे। लिखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। राइट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट any two surfaces in contact is the angle which, angle of friction between any two surfaces in contact is the angle which the resultant of force of, is the angle which the resultant of force of limiting friction and normal reaction is the angle which the resultant of force of limiting friction and normal reaction n makes with normal reaction n. Resultant of force of limiting friction and normal reaction n makes with normal reaction n. अभी लिख दिए, अब हम समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहां ध्यान से देखिए, ये आपका एक सरफेस है, ये आपकी एक बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर जब आप आगे की ओर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। क्योंकि बॉडी मूवमेंट में है तो पीछे क्या लगेगा?
फ्रिक्शन भी लगेगा, क्योंकि मोशन में है बॉडी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है इस बॉडी के बीच पर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों अगर वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए ध्यान से, एक ये नॉर्मल वेक्टर है और एक ये फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, इन दोनों का कुछ एक रिजल्टेंट आएगा ना यहाँ पे, ये रिजल्टेंट है, ये क्या है, रिजल्टेंट है। एंगल बिटवीन, ध्यान से पढ़िए, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड काइनेटिक फ्रिक्शन मेक्स विथ नॉर्मल। पढ़िए, ये जो एंगल थीटा है इसी को आप क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। पढ़िए स्टेटमेंट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज द एंगल व्हिच द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, व्हिच टू फोर्सेस, नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाइए तो बाकी चीजें भी थोड़ी सी जो मैं समझाना चाहता हूं समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर क्या मैं एक छोटा सा ऐसे ट्रायंगल बना सकता हूं, इसको O नाम दे दीजिए, इसको A नाम दे दीजिए, इसको B नाम दे दीजिए। तो tan थीटा, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर इज AB बाय बेस इज AO लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ध्यान से, ये अगर एक ट्रायंगल आपने लिया है, ये थीटा एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर को AB और बेस को AO लिख सकते हैं। अगर हम AB लिखे हैं, क्या AB को FL लिखा जा सकता है, क्योंकि इसी के बराबर नहीं ये रहा होगा, तब ना इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो इसको वहां लिखते, तो AB के जगह पे FL लिख दें, FL मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, और AO की जगह तो नॉर्मल ही लिखेंगे। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू दिस, अगली लाइन पे ध्यान से देखिए, tan थीटा, FL को क्या लिख सकते हैं, म्यू के इनटू नॉर्मल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, म्यू के ना म्यू एस, लिमिटिंग फ्रिक्शन में के लगता है, एस लगता है, एस लगता है, डिवाइडेड बाय व्हाट, नॉर्मल, n से n क्या हो गया, कट गया, tan थीटा किसके बराबर आ गया, म्यू एस के। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू एस के बराबर। कोई डाउट? इसको डब्बे में बंद करिए, ठीक है। तो अगर कभी आपको म्यू एस का वैल्यू नहीं पता लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा, उसका tan थीटा निकाल लीजिए, वही किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन में कई बार क्या करता है, चालाकी दिखाने के लिए डायरेक्टली स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं देगा, क्या दे देगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे देगा, उसका tan थीटा निकलवा के आपसे म्यू निकलवाएगा और तब सवाल सॉल्व करवाएगा। थोड़ा सा क्या हो गया, अच्छा क्वालिटी का सवाल है, जहां पे डायरेक्टली म्यू एस ना देके एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया, उसका tan थीटा निकालिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एस के बराबर। डन? कोई दिक्कत? हेडिंग एंगल, अच्छा इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे क्या, the coefficient of static friction between any two surfaces in contact is equal to the tangent of angle of friction, ये इसको इंग्लिश में नहीं ना, चलिए हेडिंग डालिए, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज है तो बड़ा छोटा छोटा टॉपिक, लेकिन अगर ना पढ़ाया जाए और एग्जाम में आ जाए तो आपसे ये सब कुछ बनेगा नहीं, लेकिन एक बार देख लिए रहेंगे, सुने हुए रहेंगे, तो एग्जाम में अगर आ जाएगा कि भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो आप उससे सवाल भी बना लेंगे और लिख भी लेंगे। राइट, इट इज द मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन with the horizontal surface, it is the minimum angle made by the inclined plane with the horizontal surface such that the body placed on it just starts sliding. It is the minimum angle made by the inclined plane with the horizontal surface such that the body placed on it just starts sliding. ध्यान से देखिए,
ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर मैंने रिमोट रख रखा। अब मैं इसका एंगल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, मैं इसका एंगल बढ़ा रहा हूं। बढ़ रहा है क्या? दिख रहा है ना बढ़ता हुआ? ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ रहा है। कोई एक टाइम ऐसा आएगा जिसपे ये रिमोट ना चल पड़ेगा। अभी चल रहा है, देखिए हल्का चलना स्टार्ट हुआ, दिख रहा है? चल रहा है हल्का हल्का चलने लगा। यानी ये एंगल जिसपे ये ऑब्जेक्ट जो कि एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है वो जस्ट चल पड़े, उसी एंगल को हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल को ही क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल। द एंगल विथ an inclined plane makes with the horizontal at which the body just start sliding. उस एंगल पर जब बॉडी जस्ट अब स्लाइड करना स्टार्ट कर जाए उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। तो ये मान लीजिए आपका इंक्लाइंड सरफेस है, इस इंक्लाइंड सरफेस पर आपने एक बॉडी रखा और वो बॉडी अब जस्ट स्लाइड कर रहा है, तो ये जो थीटा बनेगा, इसी थीटा को आप क्या कहते हैं? दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। इसी एंगल पर ये बॉडी अब जस्ट क्या करने लग गया? स्लाइड करने लग गया। डन। अब यहां पर भी एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको करना है, ठीक है? डन। देखिए इसका एफबीडी बनाते हैं। किसका? इसका एफबीडी बनाते हैं। अब इसका एफबीडी बनाइएगा, क्या क्या दिखेगा आपको? इसका एफबीडी में ऊपर नॉर्मल, नीचे mg और mg cos थीटा, इधर mg बोलते नहीं, sin थीटा, और पीछे क्या चलने लग गया? मतलब कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप बैलेंसिंग करिएगा तो क्या लिखिएगा? mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल, और ऊपर क्या लिखिएगा? mg sin थीटा इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन, या काइनेटिक नहीं, लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन डाल दिए। एक को इक्वेशन नंबर 1 माना, एक को इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करिएगा तो क्या होगा? mg से mg कट गया, क्या बचा? sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लिखेंगे? म्यू के इनटू नॉर्मल डिवाइडेड बाय व्हाट? नॉर्मल। नॉर्मल से नॉर्मल कट गया, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। वो किसके बराबर आया? म्यू के बराबर। और यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? tan इनवर्स म्यू के। क्या सेम एक्सप्रेशन आ रहा है क्या जो पहले पढ़े थे? बस चेंजेस किस में आया? चेंजेस आया कि आपका म्यू एस और म्यू के, क्योंकि वहां पे चल पड़ा था, यहां पे चला नहीं था। नहीं लिख लीजिए जल्दी से। बस छोटा दो टॉपिक, छोटा छोटा दो। अब जैसे अभी क्या पढ़ना है आपको, हम तीनों टॉपिक का नाम पहले बोल देते हैं, बाद में ऐसे मत बोलिए। एक है फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। नहीं, फ्रिक्शन जरूरी भी है और वो हानिकारक भी है, यानी आपको फ्रिक्शन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना है पहला। सेकंड टॉपिक पढ़ना है हाउ टू डिक्रीज फ्रिक्शन। तो बोले पॉलिश कर दो, ल्यूब्रिकेंट यूज कर दो, रोलिंग बॉल बेयरिंग, और कहीं है हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, और यहाँ चैप्टर खत्म। तो 3 टॉपिक है, बस इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए। राइट, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। लिखिए लिखिए लिखिए। अरे फ्रिक्शन एक जगह पूरा रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। आप लोग कभी कॉपी में एक ही क्लास में सब याद आ जाएगा आपको क्या क्या पढ़े हैं। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। इविल माने होता है बुरा आदमी, राकस, बानर, बन राकस, जो उसमें था, कौन पिक्चर था? पंचायत में बन राकस, तो कह नहीं, खेलिए मीटिंग मीटिंग, कीजिए मीटिंग मीटिंग, अलुआ मीटिंग मीटिंग। तो अलुआ मीटिंग मीटिंग करने वाला जो है वो पंचायत का बन राकस था। इविल मतलब होता है गंदा आदमी, बुरा आदमी, दुष्ट, बदमाश, राक्षस। आयान नहीं होगा, आयान तो एडवांटेज में आएगा, ये डिसएडवांटेज नहीं है। लिखिए, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन इज necessary evil. It means that
friction has both advantages and disadvantages. Friction has both advantages and disadvantages. Full stop. It is necessary because we cannot do anything without it. It is necessary because we cannot do anything without it. It is necessary because we cannot do anything without it. At the same time, friction is evil. At the same time, friction is evil, as it involves a lots of wastage of energy. As it involves a lots of wastage of energy. फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आप चल नहीं पाइएगा. चप्पल में फ्रिक्शन नहीं रहे तो आपका चलना मुश्किल है, क्योंकि आप स्लिप करके गिर जाइएगा. लेकिन वही फ्रिक्शन ही है जो चप्पल को घिस भी दे रहा है, तो नया खरीदना पड़ता है. नहीं तो आदमी जब एक बार अपना साइज पकड़ ले, ऐसा हेमा जी है 4 साढ़े 4 फीट या 4 फीट जो भी है, 4-2 टू बी मोर स्पेसिफिक, मान लीजिए 4 फीट की है, तब 4 फीट सॉरी ज्यादा कम हो गया, 4-3 कर देते, 5 फीट की है, 5 फीट है आपका, 5 से तो कम ही होगा, 4-11 वही, मतलब मेरा अंदाजा ठीक ही था, कुछ तो आगे का 4 ही होगा. मैं जनरली बच्चों को कहता हूँ देखो 12th क्लास में जो भी लाओ आगे 9 लिखा रहना चाहिए, तो उनका भी आगे 4 मैंने ठीक पकड़ा था. 11 हो कि 9 हो, तीनों बात ही किया. अब एक बार इनका हाइट फिक्स हो गया, जो कि ऑलरेडी फिक्स है, 15, 16, 18 वर्ष के बाद आदमी का हाइट फिक्स हो जाता है. अब आप कितना बॉर्नवीटा कंप्लांट कीजिए और कितना लटकिए, आपका हाइट बढ़ने वाला नहीं है. अब अगर मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं रहता, आप नया चप्पल खरीद के लाते, जीवन भर पहनते, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, आपका चप्पल घिस जा रहा है, आपको हर 3 महीना में साला मेरा नॉर्मल रिएक्शन तो इतना ज्यादा है कि 2 महीना में खा जा रहा है. जिसका नॉर्मल कम रहेगा उसका तो कुछ ज्यादा भी चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन म्यू इनटू नॉर्मल. मेरा नॉर्मल ज्यादा है क्योंकि वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा होने की वजह से साला मेरा जल्दी घिस जा रहा है, 2-3 महीना में हमको नया खरीदना पड़ता है. लेकिन आयन है तो इसका सालों भर चलेगा. हल्का फुल्का आदमी है साला फूल सी कली टाइप का नहीं. लिखिए, इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी. हेडिंग डालिए, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. हेडिंग डालिए, क्या क्या एडवांटेज है फ्रिक्शन का, छोटे छोटे शब्दों में लिखते चलिए. वी वॉक ड्यू टू फ्रिक्शन, हम लोग चलते हैं फ्रिक्शन की वजह से. वी वॉक ड्यू टू फ्रिक्शन. पॉइंट नंबर 2, कोई 2 बॉडी चपकता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अब आप कहिए कैसे, तो कभी दीवार में कोई चीज चपकाए हैं, छिपकली चपकाया है, इस साला जब नमूना लगा है. कभी पर्चा उर्चा नहीं चपकाए हैं दीवार में, जो बहुत ज्यादा शाइनिंग सरफेस रहेगा तो नहीं चपकेगा, और थोड़ा उसको फ्रिक्शन रहेगा तो चपक जाएगा. जैसे आप देखे होंगे टाइल बैठाने वाला मिस्त्री को, वो टाइल बैठाने वाला मिस्त्री भी पहले बालू पूरा प्लेन कर देगा, ऊपर से सीमेंट का घोल डाल देगा, उसका देखिएगा उसमें जिगजैग बना देगा, और तब टाइल को रखता है ताकि फ्रिक्शन बढ़े और 2 चीजें क्या हो जाए, चपक जाए. फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो चीजें चपकेंगी नहीं. तो 2 surfaces will stick together due to friction. 2 surfaces will stick together due to friction. फ्रिक्शन की वजह से ही 2 सरफेस चपकता भी है. नेक्स्ट, हम लोग तो डिजिटल बोर्ड पर लिख रहे हैं, पर स्कूल में जब मैं लिखता हूं कौन से बोर्ड से लिखता हूं, चॉक पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, या ब्राउन बोर्ड आजकल आ गया, ब्लैक तो नहीं, कहीं कहीं ब्राउन भी यूज होता है. ब्राउन बोर्ड में लिखते हैं या ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं. तो जो बोर्ड पर लिख रहे हैं उस पर अगर कई बार देखिए होइएगा तेल लग जाता है तो उस एरिया में लिखा नहीं जाता है, देखते हैं चॉक स्लिप कर जाता है. क्यों? तेल लग गया तो फ्रिक्शनलेस लग गया तो आपका चॉक स्लिप करेगा. अगर बोर्ड में फ्रिक्शन है और आपका चॉक भी फ्रिक्शन, क्योंकि डस्ट पाउडर है वो, तो वहां पे लिख पाएगा. तो हम लोग बोर्ड पर लिख पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, या आप कॉपी पर लिख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो लिखिए, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड और नोटबुक इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन. राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड एंड नोटबुक इज ड्यू टू फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन का एक इंपॉर्टेंस, माचिस का जलना, आप जो घिसते हैं तो मैच स्टिक को जब उस पर घिसते हैं तभी ना वो जलता है, वो भी उसका एक एग्जांपल है. राइट, इट इज फ्रिक्शन बिटवीन द मैच स्टिक एंड मैच बॉक्स
that catches fire. It is the friction between the matchstick and the matchbox that catches fire. सैंड पेपर का नाम सुने हैं, जिससे दीवार की घिसाई होती है, पुट्टी उट्टी जो घिसते हैं, उसको प्लेन करने के लिए आप क्या करते हैं, एक रफ सरफेस से उसको घिसते हैं तो वो प्लेन हो जाता है, उसको बोलते हैं सैंड पेपर. क्लीनिंग विथ सैंड पेपर इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन. ये इसके 4-5 एडवांटेज हो गए. कितने लिख लिया आपने? 4 ही लिख पाए. 5 हुआ ना, इसे 4 लिखा रहे तो लिखो ना यार. सैंड पेपर से जो घिसाई होती है दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली. हेडिंग डालिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. जल्दी जल्दी, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? बहुत डिसएडवांटेज. पहला तो लॉस ऑफ एनर्जी. सबसे पहला क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी. सबसे मुख्य डिसएडवांटेज है लॉस ऑफ एनर्जी. डिसएडवांटेज में लिखिए लॉस ऑफ एनर्जी. सेकेंड, वियर एंड टियर. वियर एंड टियर माने घिसना. चक्का घिस जा रहा है, चप्पल घिस जा रहा है. फ्रिक्शन नहीं रहता तो सब घिसा घिसी नहीं होता, लेकिन घिस रहा है उससे आपको नया चेंज करना पड़ता है. एक बार चारों चक्का हम चेंज करवाए थे अपना गाड़ी का, जब ऑडी रखे थे. हाँ, तो जो ऑडी जब था तो एक चक्का की कीमत 1.5 लाख, तो 4 चक्का का 6 लाख. मैशलिन का चक्का था 6 लाख रुपए. साल उतना में मेरा गाड़ी आ जाता. ऑल्टो गाड़ी आदमी खरीद लेगा, टाटा पंच का बेस मॉडल नहीं खरीद लेगा, खाली चक्का बदले थे 6 लाख, तो बहुत महंगा आता है. अब वो अगर मान लीजिए वो चक्का घिसता नहीं तो मेरा वो पैसा खर्चा होता नहीं होता, तो वो भी वियर एंड टियर. नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ मशीन डिक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन. भाई फ्रिक्शन रहता है इसलिए ना मशीन में घट घट घुट घुट आवाज आ रहा है, एफिशिएंसी उसकी घट जाती है. डन? कोई डाउट नहीं? हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आएगा तो लिख लें, इसका एलैबोरेट कर लेंगे ना थोड़ा सा, माने थोड़ा लंबा करके लिख लें. हम खाली ऐसे ऊपर पर पॉइंट लिखवा दें, एलैबोरेट कर लेंगे. लिखिए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. क्या क्या तरीका से आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं? पहला, बाय पॉलिशिंग. कोई भी चीज को पॉलिश कर दीजिएगा तो उसका फ्रिक्शन घट जाएगा. घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा. बाय ल्यूब्रिकेटिंग, ऑयल डाल देते हैं. देखे होंगे कई बार दरवाजा चोए चोए करता नहीं है, खोलिएगा जो भूत ऊत का पिक्चर रहता है तो ऐसे करके एक आवाज आता है. वो चोए चोए कैसे खत्म होगा? देखिए चोए चोए होने भी लगा बाहर. ये चोए चोए कैसे खत्म होगा? बाय अप्लाइंग ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग. लिख दीजिए बाय ल्यूब्रिकेशन. उसका थर्ड लिखिए. आप देखिए, अब देखिए अगला स्ट्रीमलाइनिंग. देखे होंगे कभी समुद्र इसमें तैरने गए होंगे कभी पे, ये कहाँ चला गया? स्लीप मोड में चला गया. ये भी सो रहा है. आप लोग तो सो ही रहे हैं, ये भी सो रहा है. सोता क्यों? अभी देखिए स्ट्रीमलाइनिंग. देखे होंगे कभी अगर स्विमिंग पूल वगैरह, तैरना कौन कौन जानता है? समुद्र में कि इसमें नदी में कोई तैरने टाइम जब आप कूदते हैं, ऐसे जो कूदिएगा ना तब छपाक से चोट लगेगा, काफी तेज, पूरा लाल हो जाएगा छाती में. कूदने टाइम आदमी क्या करता है? स्ट्रीमलाइन होके कूदता है, एकदम ऐसा स्मूथ, ताकि मक्खन के जैसा. स्ट्रीमलाइन. देखिएगा चिड़िया उड़िया, वो सब भी स्ट्रीमलाइन होके देखेंगे. कभी ईगल को मछली पकड़ते हुए दिखाता होगा, अगर वीडियो देखे होंगे, वो अपने आप को पूरा स्ट्रीमलाइन होके एकदम कूदता है. चाहे डॉल्फिन भी जब कूदता है स्ट्रीमलाइन होके कूदता है. स्ट्रीमलाइनिंग से आप फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? कम. आजकल का जो कार का मॉडल उडल बनता है कार का, उसमें भी देखिएगा ऐसा स्ट्रीमलाइनिंग रहेगा कि हवा बिल्कुल चीरता हुआ निकल जाए. चाहे आप जेट प्लेन देखिएगा तो जेट प्लेन कभी भी ट्रक के जैसा ऐसा फ्लैट नहीं रहेगा. देखें कभी ट्रक के जैसा इस तरह का फ्लैट नहीं रहता कभी भी जेट प्लेन. जेट प्लेन जब बनेगा ना तो उसका सामने वाला फ्रंट जो है वो ऐसा रहेगा, यहां से जो हवा है वो क्या हो जाए? ऐसे कट जाए, कट के सीधे बाहर निकल जाए, ताकि आपका फ्रिक्शन क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए. ये जो बॉडी आप बना रहे हैं, ऐसा जो बॉडी बना दिए जिससे कि आपने फ्रिक्शन को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज बाय स्ट्रीमलाइनिंग. आप स्ट्रीमलाइन कर दिए. स्ट्रीमलाइन का स्पेलिंग STREAMLINING, स्ट्रीमलाइन. उसके बाद आपको याद होगा एक हम लोग खिलौना आया था एक बीच में, कि ऐसा नचाइए वो नाचते रहता था. क्या? विजेट स्पिन व्हील क्या बोलते थे?
स्पिनर पूछता व्हील ऐसे ऐसे नचाइए, नाच रहा है नाच रहा है नाच रहा है, उसमें ऐसा क्या था जो नाचते रहता? बॉल बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग भी डाल दीजिएगा तो वो भी क्या करता है, बॉल बेयरिंग भी डाल दीजिएगा, वो भी क्या करता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया दे देता हूं। देखिए ये मान लीजिए बॉल बेयरिंग का, जहां पे आप बॉल बेयरिंग अप्लाई करते हैं, ये सब ना छोटा छोटा वहां पे आप क्या लगा देते हैं, बॉल्स लगा देते हैं। बॉल के लगाने से क्या होता है, अब मान लीजिए बॉल के जगह पे आप दूसरा कुछ भी डाल सकते थे, पर बॉल के डालने से क्या हुआ, आपने कांटेक्ट पॉइंट को रिड्यूस कर दिया, और जब आप कांटेक्ट पॉइंट को रिड्यूस कर देंगे तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट द कांटेक्ट। जितना ज्यादा कांटेक्ट उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना कम कांटेक्ट उतना कम फ्रिक्शन। इसीलिए टायर सब भी जो होता है वो चक्का जो है गोल काहे होता है, ताकि कम एरिया कांटेक्ट में और फ्रिक्शन को आप क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। एंड द लास्ट इज बाय अवॉइडिंग मॉइस्चर। बहुत ऐसा जगह है जहां पे आप मॉइस्चर को अवॉइड करिएगा तो वो फ्रिक्शन को क्या कर देगा, रिड्यूस। क्योंकि ज्यादातर जो मशीनरी है, सामान है, वो लोहा का बना होता है, मॉइस्चर रहेगा तो वहां पर रस्ट लगेगा, रस्ट लगेगा तो वहां पे फ्रिक्शन, तो इस तरह से मॉइस्चर को अवॉइड करिएगा तो भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट लिखिए, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब क्या है, फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, दो ही पॉइंट है, हाउ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। पहला है बाय थ्रोइंग सैंड। आप देखिएगा कभी ठंड प्रदेश अगर आप गए हो, ठंड प्रदेश में अगर गाड़ी उड़ी को चलाना रहता है, बर्फ के ऊपर गाड़ी चलाइएगा वो स्लिप कर जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग व्हीकल वो लोग जहां जहां बर्फ रहता है वहां हम बालू फेंक देते हैं। बालू फेंकने से क्या होगा, चक्का और बर्फ के बीच में बालू डाल देने से वहां फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो आप गाड़ी को क्या कर पाइएगा, चला पाइएगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो बाय थ्रोइंग सैंड, आपने और देखा होगा कहां कहां हम लोग फ्रिक्शन बनाते हैं। कई बार मान लीजिए कई बार होता है ना, चक्का आपका पूरा कीचड़ में फंस गया और खाली चक्का नाच रहा है, आप कितना भी एक्सीलरेटर ले रहे हैं चक्का नाचते जा रहा है। उस टाइम पे क्या करना चाहिए, बालू डालिए, गिट्टी डालिए, ईंटा तोड़ के डाल दीजिए, तो क्या होगा, चक्का और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आप वापस से पैदा कर पाएंगे, उससे वो चक्का गड्ढा से निकल जाएगा। लेकिन उस टाइम पे आदमी क्या करता है, और तेज तेज एक्सीलरेटर डालने लगता है, तो क्या होगा, और मिट्टी को घिसेगा, मिट्टी घिसेगा तो पूरा सरफेस ऐसा चिकना हो जाएगा कि आप उसके ऊपर गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे। तो जब भी ऐसा अगर चक्का फंस जाए, मिट्टी नहीं डाल के वहां बालू डालिए, ईंटा डालिए, गिट्टी डालिए, कंस्ट्रक्शन साइट कहीं है उसको ढूंढ के ये सब डाल दीजिए, और तब फिर एक्सीलरेटर लीजिएगा तो गाड़ी आपका गड्ढा से बाहर निकल जाएगा। और सेकेंड इज बाई ग्रिप। ग्रिप बनाते हैं ना, चाहे चक्का में ग्रिप क्यों दिया हुआ है, या चप्पल में भी देखे होंगे ग्रिप्स बना रहता है, वो लाइन लाइन सब बना रहता है। बाई पुटिंग ग्रिप्स, GRIPS, ग्रिप्स, ग्रिप को डालकर आप क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। देखे होंगे हैंडल सब भी जो आता है स्कूटी का, उसमें देखिएगा एक तो हैंडल कवर वो आता है, क्या बोलते हैं, हैंडल कवर ही बोलेंगे, हैंडल कवर देखिए उसमें फ्रिक्शन रहता है, क्योंकि मान लीजिए अगर फ्रिक्शन नहीं है ऐसे घूम जाएगा, तो वो फ्रिक्शन रहेगा तो पकड़े रहेंगे, तो फ्रिक्शन के वजह से तो इंक्रीजिंग फ्रिक्शन में दो तरीका, बाय पुटिंग सैंड और बाय इंक्रीजिंग द ग्रिप। और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन का बॉल बियरिंग, पॉलिशिंग, ल्यूब्रिकेटिंग, स्ट्रीमलाइनिंग, अवॉइडिंग मॉइस्चर, ये सारे तरीके हैं। इससे जाकर आपका फ्रिक्शन टॉपिक पूरा का पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, बेंडिंग ऑफ रोड या बैंकिंग ऑफ रोड। रोड को क्यों बैंक करते हैं, हार्डली 10 to 15 मिनट्स का टॉपिक है। अगले क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो क्लास अटेंड करने।